अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र अपने यूट्यूब चैनल बोलो पाकिस्तान की खातिर में। और नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूं यूके के शहर मैनचेस्टर से। और आपको याद होगा एक वाक़या मेरे साथ पेश आया कि पाकिस्तानी क्रिकेट शर्ट को ढांपने का कहा गया, तनाज़ा बढ़ा और मैं वहां से आ गया। और उसके बाद ग्राउंड इंतज़ामिया ने मुझसे माफ़ी भी मांगी। यानी कहने का मकसद ये है कि हम सब जो पाकिस्तानी हैं, चाहे ओवरसीज हैं चाहे पाकिस्तान में रहने वाले, जब भी पाकिस्तान की इज्जत की बात होती है, पाकिस्तान के नामूस की बात होती है, तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम सबसे बाला होके पाकिस्तान की इज्जत और वकार का सोचते हैं। ये तो हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग के जो हल्फ उठाए हुए होते हैं और साथ साथ मैं चाहूंगा आप देखिए, ये हल्फ पढ़िए भी कि किस तरह से ये दावा किया जाता है कि मैं अपने मफाद पर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दूंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो हल्फ पे पूरा नहीं उतरते। आज सबसे बड़ी जो खबर है हमारे लिए वो ये है कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट, जो हम जिनसे कर्जा लेते हैं, जिनसे हम भीख मांगते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जो वजारत खजाना ने अगस्त से दबा के रखी थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आज नवंबर के भी आखिरी दिन चल रहे हैं। तो 3-4 महीनों से जो रिपोर्ट दबा के रखी गई थी, जब वो खुली है तो वो सामने ये बात आई है कि 2 बरसों में 5 खरब 30 अरब रुपए की करप्शन ये मौजूदा हुक्मरान या मौजूदा जो भी सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी है, बाबू हैं, सियासतदान हैं, वो ये कर चुके हैं। 5 खरब का मतलब है 500 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान से लूट लिया गया है। और लूटने वाले कौन हैं कि जिन्होंने, मैं फिर वही, मुझे बार बार ये बात भूलती नहीं है। और एज ए पाकिस्तानी उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोई ये नहीं है कि पीटीआई का ऐसा फॉलोअर हूं कि अगर कोई चोरी पीटीआई या तहरीक इंसाफ की नजर आए और फिर मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ये सुनता था कि उस वक्त के डीजीआईएस आसिम मुनीर साहब ने कुछ फाइलें दिखाई इमरान खान को, उनकी फैमिली की करप्शन के बारे में, यानी फैमिली बुशरा बीबी, उस्मान बुजदार या फराह गोगी वगैरह, और उस पर उनका तनाजा बढ़ा और फिर इमरान खान ने उनको डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा दिया। तो इमरान खान, बुशरा बीबी, इनको साइड पे रख के एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि बोल रहा हूं पाकिस्तान की खातिर, मुझे ये लगा कि जब इतना एक ऐसा इंसान पाकिस्तान की जो इस वक्त बागडोर संभाल रहा है, वो एक मोहतरमा की जो फाइल है या उस पर करप्शन के हवाले से वो इतना हसास है कि उसने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से टक्कर ले ली। तो एज ए पाकिस्तानी मुझे अच्छा लगा कि वो एक एक रुपया जो पाकिस्तान का लूटा जाएगा वो उस पर नजर रखेगा। जितने बड़े ओहदे पे जाएगा उतना ही ज्यादा उसके पास अख्तियार होगा। और बजाय के एक वक्त था कि वजीर आजम ने उसको हटाया, अब तो ये वक्त है कि वो वजीर आजम को लगा रहा है, सदर को वो लगा रहा है। असेंबली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सेनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो उनकी भर्तियां वही शख्सियत कर रहे हैं कि जो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब भी हैं और पता नहीं क्या चीफ ऑफ डिफेंस, और ये सारा कुछ ओहदे उनके पास है। तो इस असना में जब, और ये रिपोर्ट है नाज़रीन, दिसंबर 2024 तक की ये रिपोर्ट है, उससे पहले 2 साल और दिसंबर 2024 और फरवरी के बाद, जो फरवरी 2024 के बाद जो हुकूमत बनी, ये इश्तिहार जरा देखें शहबाज शरीफ साहब का, जब उसका 1 साल पूरा हुआ, और इनके इश्तिहारात आप देखें कि किस तरह से कागज काले कर दिए इन्होंने। इनकी मैं क्या कहूं कि, और आगे जो हमारी आबादी के हवाले से भी जो एक मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिल्कुल ये घुप अंधेरा जरूर है, बिल्कुल जो बड़े बड़े जो पीछे आप पंजे देखते हैं ना मेरे कौमी परचम को, जो चुड़ैले, जिन, भूत जो पंजे गाड़े हुए हैं, मैंने ये पीछे परमानेंट कर दिया हुआ इसी वजह से कि जब तक हम इनसे आजाद नहीं होंगे, हमारा ना वतन में खुशहाली आएगी ना पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। उम्मीद की किरण यह है कि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि
पाकिस्तान की सारी आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। 60% जो 100 में से 60 जो लोग हैं हमारे मुल्क में वो 30 साल से कम है, यानी 1995 या 95 के बाद पैदा हुए हैं। तो 1995 से आप हिसाब लगा लें, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए, फिर जरदारी साहब की हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, और फिर इमरान खान की हुकूमत आई, और उसके बाद सन 22 से आपने रजीम चेंज देख लिया, और ये 500-600 अरब रुपए की जो करप्शन जो सामने आई है। बाकी जो ऐसे ऐसे हुनरमंद अफराद है ये कि किस तरह से ये खांचा लगाते हैं इसका कोई पता ही नहीं लगता। और ये जो जिंदा लाशें खड़े होकर ये वोट दे रहे होते हैं ना, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ये मियां नवाज शरीफ साहब, तो ये ऐसे ही खामोश नहीं हुए, ये कोई किसी दुख में मुब्तला नहीं है, ये मुतमईन है कि चलो हमारे बच्चों की अब दिहाड़ियां लग रही हैं। वो जरदारी कभी कभार बिलावल साहब को ऐसा बयान दे देते थे ना, तो जरदारी साहब कहते नहीं नहीं, ये बच्चा है, अभी सीख रहा है, सियासत सीख रहा है, और ऐसा सीखा है अभी कि वो आगे आगे होता है 27वीं तरमीम में। और फिर ये सारे खांचों से अगर कोई हाथ खींचने की बात करता है, वो कहता है किसी का बाप भी 18वीं तरमीम में इधर उधर नहीं कुछ कर सकता, यानी मुंह को लग गया ना सारा। तो ये जो पाकिस्तान की जो 60% आबादी है उनके बारे में ये बताया गया है कि वो सियासी तौर पे जो नौजवान हैं वो फाल हैं, वो देखते हैं और वो वोट डालने में दिलचस्पी रखते हैं। यार क्या कमाल है, और मैं सलाम पेश करता हूं। और ये जब हम सुनते हैं ना जी, जोरान ममदानी, ये जी अमेरिका में एक मेयर आया है और फला कोई नौजवान किसी और मुल्क का, मुझे उस वक्त ये एहसास होता है कि यार कोई हमारे पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है। जोरान ममदानी सारे मेरे 60% जो पाकिस्तानी हैं जो जवान है 1995 के बाद, उन सब में वो सलाहियत मौजूद है। वोट डालने में दिलचस्पी है यार, हक हलाल के साथ वो चाहते हैं, एक जमहूरियत के साथ वो चाहते हैं कि वो अपना नुमाइंदा वो चुने कि वो ऐसे ना हो, चोर चुकारी खुद भी ना हो, ना उनके वालिदैन चोरी चकारी में मुलव्वस हो। तो उनको मौका नहीं दिया जाता। और किसने मौका नहीं दिया? आसिम मुनीर साहब आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। 8 फरवरी को जब इलेक्शन लूटे गए, ये एक मेयर बेचारे जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, लियाकत चट्टा, वही गायब कर दिए जिन्होंने सच बोला था, वो गायब हो गए। तो एक कमिश्नर को आपने बर्दाश्त नहीं किया, और तब से लेके अभी तक पता नहीं वो कौन सा दिन था कि हमारे नसीब बुरे कि आप लोग ऊपर आ गए पाकिस्तान के, और आपने मुकमुका करके वो खौफे इमरान इस कदर ज्यादा है कि जेल में बंद है। अब तो 40 दिन हो गए, उससे किसी की मुलाकात भी होने दी जा रही, उसकी बहनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कोई रवायात, कोई अखलाक, कोई दीन, ये जो रियासत तैयबा, अब तो मैं कहता हूं क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है उन्होंने खिताब में कहा था कि नहीं, रियासत मदीना नहीं, रियासत तैयबा। और फिर ये भी कहा था कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को सुनाओ। तो ये बच्चे 60% जो बच्चे हैं चीफ साहब, इनको क्या कहानी आप सुना रहे हैं? IMF ने तो कहानी सुना दी, इसको झुटलाएं। बल्कि झुटलाना क्या, हमारे सामने भूख नजर आ रही है सारे 2% 2 वक्त की रोटी नहीं है हमारी आधी आबादी के पास, तो ये कैसे झुटला सकते हैं? यकीनन 500-600 अरब रुपया ये जो DC, ये जो AC, ये जो मरियम साहिबा जो कहती हैं कि जरा सुने सही, वो पॉपुलैरिटी के ऐसे ऐसे वो हमें चकमे देने की कोशिश करते हैं ना कि लोग ही बच्चों के नाम नवाज शरीफ और मरियम रख रहे हैं। जरा ये सुनिए, एक मैं जिसे कहते हैं देग में से एक चावल एक आपको चखा रहा हूं, वरना ये भरी पड़ी है इनके ब्लंडर्स और इनकी खुद नुमाई और बेवकूफियां, जहालतें इनकी भरी पड़ी हैं। जरा ये सुने। ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका? मैंने पूछा क्या नाम रखा है? कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। फिर अगली खातून के पास गई, उसकी बेटी पैदा हुई थी वहीं कैंप में, तो मैंने कहती आपको पता है इसका नाम क्या है? मैंने कहा क्या नाम है? कहती मैंने इसका नाम मरियम रखा है। ये बेटा सुन लिया जी। तो ये देखें किस दुनिया में ये रहते हैं
तो नवाज शरीफ इतने पॉपुलर हो तो यार कोई जलसा ही करके दिखा दो। हद हो गई है खुदा की कसम इस कदर। और फिर इनको लाने वालों पे वही बात के मसला तो ये होता है कि चलें ये तो जो हैं वो हैं। अब मैं जैसे फर्ज किया कोई एक डॉक्टरी नहीं पढ़ी हुई, अगर कोई मुझसे ऑपरेशन करवाना शुरू कर देगा तो चले ठीक है, मैं तो एक जिम्मेवार हुई हूं, लेकिन जो मेरे आगे कहेगा कि हाँ आप ऑपरेशन करें, आप जानते भी नहीं है, तो फिर उसके को भी लाख सलाम है ना हमारा। तो इनको जो लोग लाए हैं, और ये जो करप्शन की बात हो रही है जरा ये भी इनका सुने कि वो फरमा रही है कि मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ऐसा ना हो मरियम साहबा कि आप अरबों रुपए लेके आप जहाज से नीचे अवाम के लिए फेंक दे, यानी आप अवाम को इतना लुटा रही हैं कि कभी ये और कभी वो ओपनिंग हो रही है, और इसमें कितने खांचे लग रहे हैं ये हमें ये आदादो शुमार बता रहे हैं। और फिर ये जो अभी बता रहे थे ना कैंप में बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं, तो कोई नवाज शरीफ नाम रख रहा है और मरियम, तो और ये जो डब्बे और ये जो सारा जो मामला, अभी तो ये बाद में रिपोर्ट आएगी, ये तो सैलाब से पहले यानी दिसंबर 2024 तक की आदादो शुमार है कि 500-600 अरब रुपए ये लोग खा चुके हैं। अब ये सैलाब के दौरान क्या क्या कुछ बांटा गया है, और ये जो डीसी और एसी ये डब्बे दिखाते थे मरियम के कि इसको ये चने हैं जी, इसमें ये बोटी है, बोटी थी वो चावलों में बोटी थी, इनके वजीर ये पूछ रहे होते, तो एक बोटी डाल के पता नहीं खुद कितने कितने बकरे ये हड़प करके होंगे। तो अभी तो वो रिपोर्ट आ रही है, लेकिन मुझे वही बात है कि 30 साल से जो कम उम्र 60% जो नौजवान हैं वो यकीनन उन्होंने बताया है कि सियासी तौर पे फाल है, वो देख रहे हैं, नेपाल को भी देख रहे हैं, वो बांग्लादेश को देख रहे हैं, इवन बर्तानिया में भी वो सब एक क्लिक के ऊपर सब पूरी दुनिया तक उनकी रसाई है, वो देखते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। और इसी वजह से ये बार बार कभी जी DGISPR कभी फलां यूनिवर्सिटी में गए हैं, कभी फलां जगह पे जा रहे हैं, कभी किसी खातून कैप्टन वो मजारी साहबा को भेज दिया और वो कहते हैं जी जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। फीड करने की कोशिश की जा रही है कि हम बड़े कोई बेहतरीन काम कर रहे हैं लेकिन इसको कहां हम लेके जाएंगे जो सारे हकायक हमारे नौजवानों के सामने आए हैं। और फिर ये जो आप एक एक लफ्ज जो है पढ़ने वाला है, ये जो आप जो है जरा सुने तो सही कि क्या क्या इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस दुश्मन भी शायद इस तरह से पाकिस्तान को तबाह या बर्बाद करने के लिए ऐसा ना करे। और बस इसकी जो जिम्मेदारी है यकीनन जो लोग लूट रहे हैं वो तो लूट ही रहे हैं, लेकिन चौकीदार ही जब दरवाजा खोल दे आओ भी लूट लो, तो लूटने वाले भी कभी बाज आए हैं जिनके मुंह को लगी है। चोर चोरी भी कभी छोड़ सकता है कभी वो, और अगर चोरी वक्ती तौर पे छोड़ भी दे हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो यकीनन एक अफसोसनाक हैं, और मुझे वही बात हमेशा यही है कि जो सबसे ऊपर बैठा है वो उसका ज्यादा जिम्मेदार है। और खौफ इमरान की वजह से आप लोग जो हैं चीफ साहब, चले मुझे भी छोड़ दें, ये किसी को भी छोड़ दें, जो जवान हमारे फौज में शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस में शहीद हो रहे हैं, रेंजर्स की आपके खुद बकौल DGISPR 208 मुकाबले रोजाना आप दहशतगर्दों से कर रहे हैं, और यकीनन वतन की हिफाजत के लिए जो लोग जान दे रहे हैं, और वतन को इस तरह से कोई लूट रहा है, तो शोहदा के लवाहिकीन, शोहदा के जो बच्चे हैं वो इस बात पे क्या मुतमिन हो रहे होंगे? उनको कौन मुतमिन करेगा? फील्ड मार्शल साहब, उनको कौन मुतमिन करेगा कि हमारे वालिदैन या हमारे बाबा ने, मेरे शोहर ने, मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने इस वतन के लिए जान दी थी कि जिस वतन के खजानों के ऊपर लुट पड़ी हुई है, और वो लुट पड़ने देने के लिए जो एक सब ने जो है ना मिल मिलाप किया हुआ है, उसमें हमारे बड़े भी शामिल हैं। तो क्या उनको ये खुशी हो रही होगी? किस कदर बेचैनी और किस कदर वो कूड़ रहे होंगे कि यार इस वजह से, इसलिए तो हमारे बच्चों ने ये जान नहीं दी थी। अगर सन 47 से अब तक देख लें, सिविलियंस जो भी शहीद हुए हैं, जो हिजरत करते हुए जो कटे, और जो
कटते पिटते जो हैं वो जो पाकिस्तान में आए, उनके वर्षा ये इस वजह से वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे आबा अजदाद इस वजह से हम औने पौने छोड़ छाड़ के इंडिया से इधर हिजरत करके आए और इस पाकिस्तान के लिए हम आ गए थे। तो चीफ साहब, आप बहुत बड़े ओहदे के, जितने बड़े ओहदे के ऊपर हैं उतना बड़ा आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और खौफ इमरान में अब आप इस हद तक पहुंच गए हैं कि उनकी बहनें जो हैं, रियासत तैयबा, दोबारा वही बात कि रियासत तैयबा में तो काफरों की खवातीन से मुतालिक भी हुक्म था, इवन दरख्तों से मुतालिक हुक्म था, बच्चों से मुतालिक अहकामात थे कि किस तरह से उनसे डील करनी है या किस तरह से उनका अदब एहतराम करना है। आप इस हद तक पहुंच गए और कोई चुपचाप, कोई सरोकारी नहीं है, उनकी बहनों को घसीटा जा रहा है। पहले ही चले बता दें, उधर आने न दे, चले इतनी तो मेहरबानी करें। आज अभी यानी कल अगर मंगल है या जुमेरात है, मुलाकात का दिन है, पहली एक दिन पहले टिकट चल जाए जी, वो नहीं मुलाकात ही नहीं होगी, बंद है, तो वो आ ही ना हो सकता है या उनको आने ही ना दिया जाए, तो ये भी अच्छी बात है, घर में प्यारे लगा दे। लेकिन गलियों में आने देना, धक्के देना, उनके बाल जो है वो पकड़ना, ये तो रियासत तैयबा में तो ऐसा नहीं होता सर, अदब के साथ। क्योंकि क्या किया जा सकता है सर, कि बहुत ज्यादा अफसोस है कि खौफ इमरान में आप इस हद तक गिर जाएंगे। और फिर ये 27वीं तरमीम से मुतालिक कुछ जजों ने तो इस्तीफा दे दिया और अब पता चला है कि 4 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। ये भी एक तरीका, एक इस्तीफा देना, उस एहतजाज का वो भी तरीका है कि जाओ यार दफा करो, करो जो मर्जी है करो। वो मंसूर अली शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि चलो, पहले चीफ जस्टिस बनने से मना किया, अब ये तमाम जो पाबंदियां लगा रहे हो आप रखो ये सारा ओहदा जो है अपने पास ही। वो तो छोड़ छाड़ के चले गए। और फिर कुछ जजों ने वो स्टैंड लिया कि नहीं हम इसको फाइट करेंगे, ये भी एक एहतजाज का एक तरीका है। तो ये हमारे मुल्क में हो रहा है। उधर फिर एमक्यूएम को छोड़ दिया पीपल्स पार्टी के, चलो जी, क्योंकि अब ये लड़ेंगे ना आपस में। एमक्यूएम कहेगा कि हमें कराची का बाल चाहिए, हमें सूबे की दोबारा बात शुरू हो जाएगी। आजाद कश्मीर देखे कैसा सेटल किया उन्होंने बिलावल साहब को कि ये 27वीं तरमीम या आईनी बेंच ये वो, तो लो एक झुंझुना, हमारा कश्मीर जो है वो एक खिलौना बना दिया गया कि जाओ खेलो तुसी, और जाओ पीपल्स पार्टी को दिया। और वो अब पता नहीं कितने महीने, वैसे तो 6 महीने में वहां इलेक्शन होंगे, अब पता नहीं वो कितना अरसा और लगाते हैं। टाइम बढ़ जाता है, मेरा इतना वीलाग इसमें लेंथी नहीं होना चाहिए, लेकिन बातें ही ऐसी हैं कि पता नहीं चलता। इस पे तो घंटों कुड़ने को, रोने को, पाकिस्तान से मुतालिक बात करने को जी चाहता है। लेकिन इसी पे खत्म करना चाहूंगा कि एक तो शर्म होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये जो 60% जो 30 साल से कम उम्र नौजवान है पाकिस्तान के, वो जरूर इनकलाब लाएंगे, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के साथ उनको अभी उम्मीद है, और सब भी इसी वजह से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अभी वो जो बाहर आएंगे तो जैसे वो पहले करते थे ना कि बाजवा बाजवा बाजवा, अब वो कोई नई चीफ वो भी ना शुरू हो जाए। और जब वो शुरू हो जाएंगे तो फिर वो देखी जाएगी, लेकिन जब तक शुरू नहीं हो रहे तो पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो इसी उम्मीद पे है कि वो वापस आएंगे तो बेहतरी होगी। और उन्होंने अभी 3 साल जो जेल में रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया है अभी तक कि वो स्टैंड किए हुए हैं। तो मैंने लास्ट वीलाग में भी कहा था कि स्टैंड तो हम इंतजार कर रहे थे, मियां साहब जो कहा करते थे कि कहीं ना कहीं से इंतजार होना चाहिए, ये बैरकू में जाने चाहिए, आप अपने हाथ से 5 साल और दे गए। हमें तो इंतजार था जरदारी साहब का भी कि ईंट से ईंट बजाएंगे, और जो कभी ख्वाब था कि भुट्टो साहब का या बेनजीर साहिबा के साथ जो कुछ हुआ उसको सहन में रख के पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे। लेकिन उन्होंने बूटों की नई फैक्ट्री खोली और वो दिन रात पॉलिश में लगे हुए। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं। तो एज ए पाकिस्तानी बस मैं इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जरूर बेहतरी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो शऊर है ना, और ये जो वोट डालने का शौक है, अभी
उस दिन से डर रहे हैं कि जब उन नौजवानों को जब वोट के हवाले से बिल्कुल नाउमीद हो गए तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे। अभी तो इंतजार है कि हमें वोट का मौका मिले। जैसे 8 फरवरी 2024 को उनको मौका मिला और उन्होंने अपनी पसंद का इजहार कर दिया, लेकिन उसके बाद से ये ऐसा भागे हैं कि ये बल्दियाती इलेक्शन कराने जोगे भी नहीं है। तो कब तक भागेंगे? आखिर बड़े आए बड़े गए। पता नहीं इनको वही बात के अल्लाह ताला जब ढील देता है या अल्लाह ताला जब किसी की तबाही सोच लेता है तो फिर इस अंदाज से भी तबाह कर दिया जाता है कि वो समझते हैं कि नहीं, हम सबसे, वो जैसे वो बात हो रही थी माशाल्लाह, वजीर आला साहबा कह रही जी लोग मरियम और नवाज शरीफ नाम रख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो जहन के अंदर ना वो खन्नास आ जाता है। तो ये भी अल्लाह की तरफ से है, उनके ऊपर आजमाइश है और मुझे नहीं लग रहा कि वो इसमें पूरा उतरने के लिए थोड़ा सा अपना जो स्टेप है वो बैक करके कोई रियलाइज करेंगे वो। तो ये आज का मीलाद था। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट जरूर दें, क्योंकि जो पाकिस्तान के हवाले से जो भी आपके ख्यालात होंगे उनको मैं अपने प्रोग्राम में रिपीट भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। और कोई तनकीद हो या कोई राय हो उसको मैं अपने सराखों पे लूंगा इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।